हेलो एवरीवन। मूवी की शुरुआत में हम फीमेल लीड जीजी को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और अभी वो कोर्ट में एक केस लड़ रही होती है। उसकी क्लाइंट को उसके बॉस ने हैरेस किया होता है जो कि कोई और नहीं हमारी इस कहानी का हीरो जीएन है। उसका लॉयर ये प्रूफ कर देता है कि ये लड़की उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है और वो गिल्टी नहीं है। जीजी को जीएन को देखकर ही गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे ये बंदा बच गया। और फिर ये केस हारने के बाद कोर्ट से बाहर निकलती है और तभी से इसकी फ्रेंड थैंक यू का कॉल आता है और फिर जीजी तुरंत ही उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। और हम देखते हैं कि जीजी और थैंक यू दोनों सेम दिखते हैं क्योंकि थैंक यू ने प्लास्टिक सर्जरी करवा के सेम उसकी तरह फेस करवा ली होती है क्योंकि वो बचपन से उसकी तरह ही दिखना चाहती थी। थैंक यू से बताती है कि मुझे अपना नया ड्रामा शूट करने के लिए पहले अपनी बीमारी को ठीक करना होगा और इसी वजह से मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा सर्जरी के लिए और मुझे बस तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बदले में शादी कर लो। जिस पर जीजी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह दिखती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बदले में शादी कर लूंगी, आखिर मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो थैंक यू कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। देखो मैं इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ और इसके अलावा मुझे उससे शादी करने का मौका नहीं मिलेगा और जैसे ही मैं अब्रॉड से ठीक होके वापस आ जाऊंगी तो मैं तुमसे अपनी जगह बदल लूंगी और तब तक के लिए तुम इसे सीक्रेट रखना। फिर जीजी अपनी फ्रेंड थैंक यू की बात मान जाती है और फिर वो उसी की तरह सेम लुक करके थैंक यू के फियांसे से शादी करने के लिए पहुंच जाती है उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही पर्सन है जिसके खिलाफ में केस लड़ रही थी और वो शादी मना करने वाली होती है। तभी जीएन जल्दी से इसे रिंग पहना देता है और दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और जीजी सोच रही होती है कि आखिर थैंक यू इस टाइप के पर्सन को कैसे लाइक कर सकती है। फिर जीजी जीएन के घर आ जाती है और वो सोच रही होती है कि काश मैंने थैंक यू से पहले पूछ ली होती कि उसका मैरिज पार्टनर कौन है। अब तभी जीएन इसे आवाज देने लगता है कि तुम जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी शावर लेना है। फिर जीजी सोचती है कि अच्छा हो मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी और फिर जैसे ही जीजी बाथरूम से बाहर निकलकर जाने की कोशिश कर रही होती है तभी जीएन इसे जाने नहीं देता और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने देर अंदर क्या कर रही थी, क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रही थी। तो जीजी कहती है कि तुम्हें तो शावर लेने जाना था ना, तो जल्दी जाओ। तो जीएन कहता है कि अब मेरा शावर लेने का नहीं बल्कि कुछ और करने का मन है और वो जल्दी से उसे उठा के बेड पे लेटा देता है और फिर वो जीजी के क्लोज आने लगता है। तभी वो जल्दी से पीरियड्स का बहाना करती है। तो जीएन कहता है कि लगता है अब हमें अपनी वेडिंग नाइट पोस्टपोन करनी पड़ेगी और फिर नेक्स्ट डे जीएन जीजी को अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेके जा रहा होता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अब हम दोनों कपल है इसलिए मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करो। और फिर जीजी जल्दी से जीएन का हाथ छोड़ के ग्रैंडमा के पास आ जाती है और ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। और फिर ग्रैंडमा एक नेकलेस जीजी को गिफ्ट करने लगती है और उसे पहना रही होती है और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारे नेक के पीछे तो एक बर्थ मार्क था, आखिर ऐसे कैसे अब वो नहीं है। तो जीजी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि मैं तो भूल ही गई कि थैंक यू के नेक के पीछे बर्थ मार्क था और मुझे इसकी भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी। अब तो मैं क्या ही बहाना बनाऊंगी, मेरा सीक्रेट अब खुल जाएगा। तभी जल्दी से जीएन जीजी की हेल्प करते हुए ग्रैंडमा से कहता है कि एक्चुअली में कुछ दिन पहले थैंक यू के गले पे चोट आ गई थी और फिर डॉक्टर ने इसकी सर्जरी करके इसका बर्थ मार्क भी निकाल दिया। तो ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है और वो जीजी को समझाने लगती है कि तुम अपना ख्याल रखा करो। तो जीएन कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, और आपको पता है हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और अब तो मैं थैंक यू को और भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो थैंक यू से इशारा कर रही होती है कि आखिर वो कुछ भी क्यों बोले जा रहा है। तभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि हाँ मैं जल्दी से चाहती हूँ कि मेरा एक ग्रैंडसन हो जाए, तो क्यों एक काम करते हैं आज रात तुम इधर ही रुक जाओ और मैं मेड्स को कहकर तुम दोनों की रूम की प्रिपरेशन करवाती हूँ। जीजी तो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि यानी मुझे आज रात इसी के साथ सेम बेड पे सोना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी अच्छे खासे देर की बाद बाथरूम से बाहर निकलती है और सोचती है कि अब तक तो वो सो गया होगा, पर तभी अचानक से जीएन उसे पीछे से हग कर लेता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और तभी जीएन का टॉवल भी खुल जाता है और जीजी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो वो कहता है कि लगता है मेरी वाइफ को मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तभी जीजी से चिल्लाने लगती है। तो वो कहता है कि आज मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प किया था तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए मुझे थैंक यू बोलने के लिए। तो जीजी पूछती है कि आखिर तुमने आज मेरी हेल्प क्यों की। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो जीजी जल्दी से इसे दूर करते हुए कहती है कि आखिर मुझे तुम्हें क्या बताना होगा, मैं तो बस ग्रैंडमा की हेल्थ को देखते हुए तुम्हारा साथ दे रही थी। तो जीएन कहता है कि ग्रैंडमा चाहती है कि जल्दी से उनको एक ग्रैंडसन मिल जाए, तो तुम्हें नहीं लगता हमें उनकी बात सुननी चाहिए। और ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जा रहा होता है और जीजी इसे रोक रही होती है और तभी अचानक से ग्रैंडमा रूम खोल के इन दोनों को झाँक कर देख रही होती है। जीएन जीजी को इशारा करता है कि अब हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी और फिर वो जल्दी से अपने और जीजी को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। ग्रैंडमा तो ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि उन्हें जल्दी एक ग्रैंडसन मिल ही जाएगा। और ग्रैंडमा की जाते ही जीजी जल्दी से ब्लैंकेट हटा देती है और कहती है कि अब ग्रैंडमा चली गई तो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तभी इतने में जीजी का कलर का पैकेट बाहर आ जाता है और जीएन इसे देखकर पूछता है कि आखिर ये क्या है, तुम अब तक बस एक्टिंग कर रही थी। तो जीजी कहती है कि मैं रेडी नहीं थी इसलिए। तो वो कहता है कि तुम मुझे डायरेक्टली कह सकती थी, आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। और वो शावर लेने के लिए चला जाता है और तभी इतने में जीजी को थैंक यू का कॉल आता है और वो जल्दी से उसका कॉल उठा के पूछती है कि आखिर तुमने इतने लेट नाइट को क्यों कॉल किया है। तो थैंक यू कहती है कि मैं चेक करना चाहती थी कि आखिर तुम्हारी मैरिज की फर्स्ट नाइट कैसे जा रही है। तो जीजी कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है और वैसे तुम बताओ तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे दिख रही है। तो थैंक यू कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरा अभी ब्लड ट्रांसफर हुआ है ना इसलिए। और वो जीजी को मनाने लगती है कि देखो तुम्हें मेरे लिए इस शादी को बचाना होगा
जीजी कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम जल्दी से ठीक होके वापस आ जाओ और अपनी जगह खुद ले लो। और वैसे आखिर तुम्हें ऐसे टाइप का पर्सन कैसे पसंद आया? ये जियन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो थैंक यू कहती है कि वो बहुत ही अच्छा है और मुझे तो बचपन से ही पसंद है, और देखना जल्दी तुम भी जान जाओगी कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन है। अभी इतने में जियन शावर लेकर बाहर निकलता है और वो जीजी से पूछता है कि आखिर तुम किससे कॉल पे बात कर रही थी? वो तो जल्दी से अपना फोन छुपा लेती है और कहती है कि किसी से नहीं। तो जियन कहता है कि अगर तुम नहीं दिखाओगी तो मुझे लगेगा कि तुम किसी और लड़के से बात कर रही थी। तो जीजी इसे फोन दे देती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले से तेंग्यू का नाम चेंज करके रखी थी, पर ये तो उसका फोन लेने के बाद तेंग्यू के नंबर पे कॉल लगा देता है। ये देखकर जीजी शॉक हो जाती है और सोचती है कि लेकिन तेंग्यू तो अपना सीक्रेट्स ऐसे सामने नहीं आने देगी। फिर तेंग्यू जैसी कॉल उठाती है तो वो जीजी की डॉक्टर बनने की एक्टिंग कर रही होती है। फिर जीजी कॉल कट करती है और जियन से कहती है कि तुमने सुना, क्या तुम्हें कोई लड़के की आवाज आई? तो जियन कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि ये कोई लड़का नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। और ऐसा बोलकर वो चला जाता है और जीजी सोचती है कि सच में बहुत ही ज्यादा रूड है। फिर नेक्स्ट डे जीजी अपनी फ्रेंड जिया को इस बारे में बताती है कि मैंने अपनी फ्रेंड की जगह पर सब्स्टिट्यूट मैरिज कर ली हूँ। जिया सुनकर शॉक होती है और कहती है क्या तुमने तेंग्यू की जगह उसके फियांसे से शादी कर ली? तो जीजी से कहती है कि तुम थोड़ा स्लो बोलोगी, तुम्हें याद है ना कि तेंग्यू एक सुपरस्टार है। तो जिया कहती है कि लोग तो अपनी फ्रेंड की बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन पहली बार सुना है कि कोई अपनी फ्रेंड की शादी में हेल्प कर रहा है। तो जीजी कहती है कि आखिर वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, तो आखिर उसकी हेल्प करना तो बनता ही था। मैं हमेशा उसके करियर में उसे सपोर्ट करती हूँ। तो जिया कहती है कि करियर की बात अलग होती है, तुमने तो उसके बदले में शादी कर ली। तो जीजी कहती है कि इसलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। देखो अब तुम्हें मेरे लिए कुछ आइडिया सोचने होंगे, मैं उस जियन के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकती हूँ। तो जिया कहती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, और फिर देखना वो जियन तुम्हें टच करने की भी सोचेगा नहीं। तो जीजी कहती है कि आखिर ऐसा तुम क्या करोगी? तो जिया कहती है कि आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर इसके बाद जीजी यहाँ से निकल के जा रही होती है, तभी इसे इसकी मॉम का मैसेज आता है, मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स की, आखिर तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाई? पर जीजी ये मैसेज देखने के बाद भी कुछ करती नहीं है, और यहाँ से जब जा रही होती है तभी वो देखती है कि उसकी मॉम तो बीच रास्ते में लेट कर बोर्ड लगाई हुई होती है कि एक गरीब माँ को उसकी बेटी ने छोड़कर चली गई। जीजी ये देखकर शॉक होती है क्योंकि सभी लोग उसकी मॉम को देखकर बातें कर रहे होते हैं और उनका वीडियो बना रहे होते हैं। फिर जीजी जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें इतने कॉल की थी, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई और कहाँ पर गई थी तुम? तो जीजी बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए गई हुई थी। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारा भाई अभी कोर्ट में है, जल्दी से 5 लाख का इंतजाम करो और अपने भाई को बचाने जाओ। तो जीजी कहती है कि आखिर वो ऐसे काम करता ही क्यों है, और मॉम मैं इतनी मेहनत से काम करके आपको हर महीने की सैलरी देती हूँ और आप मुझसे 5 लाख और मांग रही है, तो आखिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप मुझे बेच भी दोगी तो भी इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो जीजी की मॉम कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम करो, तुम्हारे भाई ने इस बार यू ग्रुप कंपनी के किसी एम्प्लॉय को चोट पहुंचाया है, तो तुम जाओ यू ग्रुप कंपनी के बॉस से बात करो और चाहे उनसे भीख मांगो और उनसे कैसे भी करके अकाउंट सेटल करो, तभी तुम्हारा भाई बच पाएगा। फिर जीजी सोचने लगती है कि ये तो जियन की कंपनी है, और फिर वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि मैंने पिछली बार ही भाई को बचाने के लिए पूरे 2 लाख दी थी। और ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे रोककर कहती है कि आखिर तुम कैसी हार्टलेस सिस्टर हो, अब ये पैसे का इंतजाम मैं नहीं करूंगी, आप खुद ही देखो, तुम्हारा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में है और तुम उसे बचाना नहीं चाहती। और फिर जीजी की मॉम सभी पब्लिक को इस बारे में बताने लगती है कि आप मेरी बेटी को देखो, मैंने इसे इतना मेहनत से पाल पोस के बड़ा की और आज ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। तो जो पब्लिक खड़ी होती है वो जीजी का वीडियो बना के ऑनलाइन डालने लगते हैं, और ये वीडियो जियन भी देख लेता है और जल्दी से जीजी को कॉल करके उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो जीजी कहती है कि अभी मैं सेट पर हूँ। तो जियन कहता है कि मैंने तो आज कोई न्यूज नहीं सुना कि तुम आज सेट पर जाने वाली हो। तभी इतने में जीजी की मॉम इसकी कॉल की बातें सुन लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो जीजी जल्दी से कॉल कट करके अपनी मॉम से कहती है कि आप क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसकी मॉम उसका फोन छीनने की कोशिश कर रही होती है और तभी इतने में जीजी का पर्स नीचे गिर जाता है और जीजी की मॉम जल्दी से उसका मैरिज सर्टिफिकेट उठा लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुमने सीक्रेटली शादी कर ली है, अब भी उस लड़के को यहाँ पर बुलाओ और उससे हमारे बदले में पैसे भरने के लिए बोलो। तो जीजी कहती है कि अगर आपने ठीक से देखा होगा तो ये तेंग्यू का मैरिज सर्टिफिकेट है और मैंने बस इसे अपने पास रखी हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से जा रही होती है तभी इसे फिर से जियन का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो जीजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरा एजेंट आ गया है और मैं अभी आ रही हूँ। और वो जल्दी से कार में बैठ के यहाँ से निकल जाती है और उसकी मॉम भी उसका पीछा करने लग जाती है। और फिर इसके बाद जीजी जियन के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो जियन कहता है कि ग्रैंडमा चाहती है कि हम दोनों हॉट स्प्रिंग के लिए जाए। तो जीजी कहती है कि क्या बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे बुलाया? तो वो कहता है कि हाँ। फिर जीजी सोचने लगती है कि मुझे तो लगा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पर इस रूड मैन ने तो बस मुझे इतनी छोटी सी चीज के लिए यहाँ पर बुलाया। और फिर जीजी कार का डोर खोलने जा रही होती है तो जियन पहले ही खोल देता है और उसे कहता है कि प्रिंसेस आप जल्दी से कार में बैठ जाओ। तो जीजी पूछती है कि आखिर तुमने ये कहाँ से सीख के आए हो? तो
तो जीन कहता है कि मैंने सोचा कि सभी लड़कियों को ये सुनना पसंद है ना। तो जीजी कहती है कि मुझे तो नहीं पसंद, और वो कार में बैठ जाती है। और हम देखते हैं कि जीजी की मॉम दूर से इन दोनों को देख रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा जीजी को स्विम सूट दे रही होती है और उसे कहती है कि जाओ ड्रेस रूम में जाकर इसे चेंज कर लो। और तभी यहाँ पर जीजी की मॉम सर्वेंट बनकर आई होती है और इन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। और यहाँ पर जीजी सोच रही होती है कि आखिर मैं इस स्विम सूट को पहन के बाहर कैसे जाऊंगी। फिर जीजी उस स्विम सूट के ऊपर टॉवेल पहन के बाहर आती है, और जियन तो जल्दी से उसे पकड़ के टॉवेल निकाल देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर इतनी ठंडी नहीं है कि तुम टॉवेल पहनो। और फिर जियन जीजी के पैर पे 3 डॉट्स देख लेता है और पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, मैं वायरस से इन्फेक्टेड हूँ, और तुम्हें तो पता है ना कि ये तो फैलने वाली बीमारी है। और फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि ये काम इसकी फ्रेंड जिया ने की होती है और उसे समझाई होती है कि अब ये डॉट्स देखने के बाद वो तो तुमसे डर के दूर भागने वाला है, ना कि तुम्हें टच करने वाला है। अब यहाँ पर जीजी एक्टिंग करने लगती है कि अब तुम्हें मुझसे नफरत हुई होगी ना, और तुम चाहते होगी मैं दूर चली जाऊँ। तो जियन हंसकर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ा हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तो जीजी एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुमने पुरानी रिपोर्ट देखी है, अभी मैं सच में बीमार हूँ। तो जियन कहता है कि वैसे क्या तुम्हें पता है इस हॉट स्प्रिंग में ना एक मैजिकल इफेक्ट है, इससे हमारी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो सोचो मेकअप तो आसानी से निकल ही जाएगा। और वो उसे पूछता है कि अब तुम डर तो नहीं रही हो ना कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो जीजी कहती है कि मैंने कुछ झूठ बोली नहीं, तो मेरे को कोई डर नहीं है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि पता नहीं जिया ने अच्छा वाला वाटरप्रूफ मेकअप यूज करी होगी या नहीं। अब यहाँ पर तो जिया इसे अच्छे से क्लीन कर लेता है और ये देखकर तो ये डर जाती है और सोचती है कि मैं तो जिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं हो सकती। फिर जियन जीजी से कहता है कि मेरी वाइफ तो झूठी निकली। फिर जीजी बहाने सोचने लग जाती है। तो जियन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहती हो, तो देखो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। तो जीजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या सच्ची। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। अगर इस 6 महीने तक हमारी शादी अच्छी चलती है और हमारा डिवोर्स नहीं होता है तब तक। तो जीजी तो शॉक हो जाती है और जियन से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। फिर जीजी सोचने लगती है कि शायद 6 महीने में थैंक यू अपनी सर्जरी कंप्लीट करके वापस आ जाएगी। और फिर वो जियन से कहती है कि ठीक है, अब तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत। और ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तभी जियन इसे रोक कर कहता है कि वैसे मुझे याद है कि तुम्हारे राइट शोल्डर पे एक रेड कलर का मार्क था, आखिर वो कहाँ पर है? आखिर ऐसे गायब तो नहीं हो सकता ना, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो जीजी अपने पर्स में से एक रिपोर्ट निकाल कर इसे दिखाती है और अपने मन में सोचती है कि अच्छा हो मैंने पहले से तैयारी करके आई थी। और वो कहती है कि अब तुम इस डॉक्टर की रिपोर्ट को अच्छे से देखो और मैं जाती हूँ। फिर इसके बाद जीजी वापस से वॉशरूम में आ जाती है और तभी इसकी मॉम इसका मुंह बंद करने लगती है। और फिर अपनी मॉम को देखकर शॉक होती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जीजी की मॉम पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। देखो अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मैंने तुम्हारी और उस लड़के की सारी बातें सुन चुकी हूँ। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तेंग्यू ने तुम्हारा ऐसा क्या फायदा कर दी कि तुमने उसके बदले में शादी कर ली। तो जीजी कहती है कि मॉम ये तेंग्यू और मेरे बीच की बात है, तो आप इसमें मत पढ़ो, और हाँ इस बारे में किसी और को मत बताना। तो जीजी की मॉम कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ये पेपर पकड़ो और अपने हस्बैंड से इसमें साइन करवाओ। तो जीजी कहती है कि अगर मैं इसमें साइन करवाने जाऊंगी तो उसे तो सारा सच पता लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने यू ग्रुप कंपनी के CEO के साथ शादी करी हो और वो इतना रिच है कि तुम जो बोलोगी वो तुम्हें दे देगा। देखो तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है, तुम तेंग्यू से उसका हस्बैंड छीन लो और फिर सोचो कि हमारी फैमिली का फ्यूचर आगे चल के कितना अच्छा हो जाएगा। देखो तुम्हारा भाई अभी जेल में है और उसे निकलवाने के लिए तुम जाओ उससे साइन करवाओ या फिर उससे सेटलमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करने बोलो, और आज ही के आज ये काम हो जाना चाहिए। और अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए नहीं मानोगी तो मैं उस ओल्ड मैडम को सारा सच बता दूंगी कि तुम तेंग्यू हो ही नहीं। तभी इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर आकर जीजी से पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ पर जियन के साथ स्प्रिंग पूल में होना चाहिए था। और फिर ग्रैंडमा जीजी की मॉम से पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ क्या कर रही थी। फिर जीजी की मॉम इसे बताने वाली होती है तो जीजी जल्दी से कहती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रैंडमा पूछती है कि आखिर तुम इसकी क्या हेल्प करने वाली हो। तो जीजी कहती है कि ग्रैंडमा मैं बस इस लेडी की क्लीनिंग में हेल्प करूंगी। तो जीजी की मॉम एक्टिंग करते हुए बताती है कि हाँ मेरी बैक बहुत दुख रही है, तो मैंने बस इस लड़की को हेल्प करने के लिए बोली और ये मान गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है इतनी अच्छी कि वो स्ट्रेंजर की भी हेल्प करती है। फिर इसके बाद जीजी रूम में आ जाती है और वो सोचती है कि मैं उस जियन के साथ सेम बेड पर नहीं सोऊंगी। जब उसने अपनी खुद की फीमेल एम्प्लॉय को नहीं छोड़ा था तो आखिर वो मुझे क्या छोड़ेगा। और फिर जीजी जाकर बाथटब में सो रही होती है और तभी जियन यहाँ पर अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। तो जीजी को भूत समझ के चिल्लाने लग जाता है। तभी वो उसके पास आती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। फिर वो काम डाउन हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम बाथटब में कर क्या रही थी। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं शावर लेने जा रही थी। फिर जियन बाहर आकर जीजी के लिए नीचे कारपेट बिछा देता है और वो जीजी को इशारा करके बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सोने का इंतजाम कर दिया। और वो उसे चिढ़ाते हुए खुद मजे से बेड पे लेट जाता है।
जीजी तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकल के आती है और उसे कहती है कि आखिर तुम कैसे एक लड़की को नीचे सोने के लिए कह सकते हो। तो जियन कहता है कि अगर तुम्हें बेड पे सोना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो जीजी चुपचाप जाके नीचे लेट जाती है। तभी वो इसे पिल्लो फेंक के देता है। तो जीजी कहती है कि इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीजी को उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि आज सेटलमेंट का लास्ट डेट है और अगर आज तुमने अपने भाई को जेल से नहीं निकलवाई तो मैं सीधा तुम्हारे हस्बैंड के पास जाऊंगी और उसे सारा सच बता दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी रात में चुपके से जियन के स्टडी रूम में जाती है और उसका स्टैंप लेकर उस सेटलमेंट डॉक्यूमेंट पे लगा देती है। तभी अचानक से जियन लाइट ऑन करता है और जीजी से पूछता है कि आखिर तुम मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो। जीजी तो डर जाती है कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और तभी जियन यहाँ पर आकर इसके ऊपर गिरने लगता है और जीजी को पता लगता है कि ये तो बहुत ही ड्रंक है। फिर जीजी जियन को रूम में लेटा देती है और फिर वो अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि उसने सेटलमेंट डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगवा ली। फिर नेक्स्ट डे जीजी का छोटा भाई हान अपने घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर हान कहता है कि बेचारी सिस्टर ने कितनी मुश्किलों से उस पैसों को जमा करी होगी। उसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम अपनी सिस्टर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, उसने अब एक रिच हस्बैंड से शादी कर ली है और अब हम उसका काफी फायदा उठा सकते हैं और तुम उसके ऊपर इतना तरस मत खाओ। वो तुम्हारी असली सिस्टर नहीं है, तुम्हारी असली सिस्टर को तो मैंने बचपन में ही एक्सचेंज कर दी थी और वो तो अभी एक अमीर घर में पल चुकी होगी। बस एक दिन तुम्हारी असली वाली सिस्टर भी हमें मिल जाए, फिर हम देखना और भी अमीर हो जाएंगे। हान पूछता है कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि मेरी असली सिस्टर कौन है। तो इसकी मॉम बताती है कि तुम्हारी असली सिस्टर के नेक के ऊपर ट्रायंगल शेप का बर्थ मार्क है और वैसे अभी के लिए मुझे कैसे भी करके जीजी से ज्यादा पैसे निकलवाना होगा क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा रिच है और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और फिर हान की मॉम उसे कहती है कि चलो तुम्हारे ग्रैंडपा को मैं गलत दवा दे देती हूँ ताकि ये बीमार हो जाए और फिर इनकी सर्जरी के लिए जीजी हमें बहुत सारा पैसा देगी। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जियन जीजी से पूछ रहा होता है कि क्या कल रात तुम मेरे स्टडी रूम में गई थी। तो वो कहती है कि नहीं। तो जियन कहता है कि सर्वेंट ने मुझे बता दिया है कि तुम मेरे स्टडी रूम में गई थी और वो जीजी के क्लोज आकर उसे पूछता है कि आखिर तुमने क्या करी हो। और जीजी तो कोई बहाना सोच ही नहीं पा रही होती है और तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है जो कि जियन की चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो अभी अब्रॉड से वापस आई है। वो जियन से पूछती है कि अच्छा तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, एक्चुअली मैं आप लोगों की शादी अटेंड नहीं कर पाई इसलिए यहाँ पर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए। और फिर जब जीजी से बात करने की कोशिश करती है तो लेनी से कुछ नहीं कहती और वो जियन के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ के उससे बातें कर रही होती है और जियन से कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल टाई खरीद के लाई हूँ। जियन का ध्यान तो सिर्फ जीजी पर होता है और वो इन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही होती है। और फिर वो कॉल पे बात करने के लिए वॉशरूम में आती है और जीजी की कलीग उसे कॉल पे बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड वे के पेरेंट्स को कुछ हो गया है। और यहाँ पर लिन जियन से कह रही होती है कि आखिर सिस्टर इन लॉ इतनी जल्दी में कहाँ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी लड़के से मिलने के लिए गई हो। जियन सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दोबारा अगर ऐसे मजाक करना हो ना तो मेरे घर मत आना। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और लिन जीजी पर गुस्सा हो रही होती है। और यहाँ पर हम जीजी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचती है और वो अपने बॉयफ्रेंड वे के पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे पैसे दे देती है। तो उसकी फ्रेंड इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम वे के बदले में हमेशा पैसे क्यों दिया करती हो, ये उसके पेरेंट्स है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तो जीजी कहती है कि नहीं वो अब्रॉड में काफी बिजी है तो मैं कम से कम उसके पेरेंट्स का तो ध्यान रख ही सकती हूँ। और फिर जिया जीजी को बताती है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वे अब्रॉड से वापस आ गया है और उसने तुम्हें इस बारे में बताया भी नहीं। फिर जीजी अपने बॉयफ्रेंड वे से मिलने के लिए बाहर पहुंचती है और देखती है कि एक रिच वुमेन पैसे उड़ा रही होती है और वो नीचे से सारे पैसे उठा रहा होता है। ये देखकर जीजी को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ पर आकर उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर वो ये कैसे काम कर रहा है, पर वे तो इसकी बेइज्जती करने लग जाता है। तो जीजी इसे ब्रेकअप करके बाहर आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ बताने लगती है। और लिन इन लोग की बातें सुनकर सोचती है कि आखिर ये लड़की थैंक यू को जीजी क्यों कह रही है और लिन को शक हो जाता है। और फिर जीजी इतनी ज्यादा अपसेट होती है कि वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और तभी यहाँ पर जियन इसे पिक करने आता है और वो इसे उठा के घर लेके जाता है। पर जीजी इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो जियन को कोई और ही हैंडसम लड़का कहने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तो जियन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसे कोई और ही समझ रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीजी को होश आता है तो जियन इसे कहता है कि आखिर कल रात तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम थैंक यू नहीं हो बल्कि कोई और हो। जीजी शॉक होती है और वो सोचती है कि क्या मैंने सच में ड्रंक होने के बाद ऐसा कह दी। जियन पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, क्या तुम गिल्टी फील कर रही हो। तो जीजी कहती है कि अरे तुम्हें तो पता है ना मैं एक एक्टर हूँ, तो ऐसी मेरी आदत है एक्टिंग करने की और कुछ भी नहीं। फिर जियन इसे याद दिलाता है कि कल जब वो ड्रंक थी तो उसने कौन से अलग अलग रोल प्ले करी थी। फिर जीजी सोचती है कि अब मैं फ्यूचर में कभी इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जीजी एक पार्टी में गई होती है और लिनी से बात करने का बहाना करके इसके पर्स में चुपके से एक ब्रेसलेट डाल देती है। और फिर जब यहाँ पर जियन की ग्रैंडमा आकर सभी से पूछने लगती है कि आखिर मेरा ब्रेसलेट किसने चुराया, तो लिन उनको जाके बताती है कि वो जीजी के पास है।
तो जीजी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराई हूँ, और वो कहती है कि आप मेरा पर्स चेक कर सकते हो। और फिर जीजी की पर्स में से वो ब्रेसलेट निकल जाता है। तो लिन सभी के सामने इसकी बेइज्जती करने लगती है और पूछती है कि अगर तुम्हें ग्रैंडमा का ये ब्रेसलेट चाहिए था तो उनसे सामने से मांग लेती, आखिर चुराने की क्या जरूरत थी। और फिर ग्रैंडमा जीजी को चिल्लाने लगती है कि तुमने हमारी फैमिली की इज्जत खराब करी हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम खुद ही जीएन को डिवोर्स दे दो। ये सुनकर जीजी सोचने लगती है कि मैंने तो तेंग्यू से प्रॉमिस करी थी कि मैं उसकी जगह उसकी शादी को बचाऊंगी। अब तभी यहाँ पर जीएन आ जाता है और वो अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि तेंग्यू ने ये ब्रेसलेट नहीं चुराई है, बल्कि मैंने इसे खुद दिया हूँ। एक्चुअली में ग्रैंडमा, मुझे पहले से पता था कि आप इस ब्रेसलेट को तेंग्यू को ही देंगी, तो मैंने इसे खुद ही दे दिया। और वो जीजी से पूछता है कि आखिर तुमने ग्रैंडमा को सच क्यों नहीं बताई। तो जीजी कहती है कि अगर मैं ग्रैंडमा को बता देती कि तुमने ये ब्रेसलेट उनके बॉक्स में से निकाला है तो वो गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने नहीं बताई। तो जीएन जीजी के फोरहेड पे किस करके कहता है कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी वाइफ हो। फिर ग्रैंडमा जीजी से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ ली थी। और फिर ग्रैंडमा सभी के सामने अनाउंस करती है कि ये हमारी यू फैमिली की डॉटर इन लॉ है। और फिर जीएन लिन से कहता है कि जो तुमने मेरी वाइफ के बारे में बोला है उसके लिए उससे माफी मांगो। फिर लिन को माफी मांगना ही पड़ता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जीजी जीएन से इस बारे में पूछती है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की है। तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और अगर तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा तो मेरा भी नाम खराब होगा, और मैं बस अपनी इज्जत बचा रहा था। और फिर जीजी के जाते ही जीएन लिन को आवाज देकर बाहर आने के लिए कहता है। तो लिन इसे कहती है कि आखिर तुमने सभी के सामने मुझे एम्बैरेस क्यों किया। तो जीएन कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अगर अगली बार तुमने मेरी वाइफ का नाम खराब करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। तभी इतने में लिन को कॉल आता है और इसे पता लग जाता है कि तेंग्यू रियल में तेंग्यू है नहीं, बल्कि वो तो उसकी फ्रेंड जीजी है। और फिर लिन सोचती है कि अब मुझे इसकी असलियत ग्रैंडमा को दिखाना होगा। फिर इसके बाद लिन ग्रैंडमा को वीडियो दिखाते हुए बताती है कि तेंग्यू जीजी है और वो उनकी असली डॉटर इन लॉ नहीं है। ये जानने के बाद ग्रैंडमा को शॉक लगता है और वो बीमार हो जाती है। और फिर जब जीजी और जीएन घर आते हैं और ग्रैंडमा जीजी से कहती है कि अगर तुम असली तेंग्यू हो तो ये पीनट सूप पी के दिखाओ, क्योंकि तेंग्यू को पीनट से एलर्जी नहीं है लेकिन तुम्हें है। तो जीजी इसे पी के दिखा देती है कि मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई। फिर ग्रैंडमा ये देखने के बाद जीजी से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें फिर से गलत समझ ली, और वो लिन को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर जीजी बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता लग गया था और उसने पहले ही एंटी एलर्जी मेडिसिन ले ली थी। फिर इसके बाद जीजी हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर बताती है कि उनकी सर्जरी के लिए पूरे 5 लाख लगेंगे। जीजी परेशान हो जाती है कि आखिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। पर हान की मम से कहती है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारे पास तो एक रिच फैमिली है। तो जीजी कहती है कि मैं उन लोगों से पैसे नहीं ले सकती। फिर इसके बाद जीजी अपने ऑफिस में होती है और इसे एक मिस्टीरियस क्लाइंट की तरफ से ऑफर आता है जो कि इससे अपना केस लड़वाने के लिए काफी ज्यादा पैसे दे रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जीएन होता है। और जीजी इसे देखकर शॉक होती है और वो अपने मन में विश करने लगती है कि काश ये मुझे ना पहचाने। फिर जीएन इसे कहने लगता है कि आप तो बिल्कुल ही मेरी वाइफ की तरह दिखती हो, और फिर वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, और वो उसे 5 लाख देकर अपना केस दे देता है। फिर इसके बाद जीजी अपने ग्रैंडपा के पास उनसे मिलने आई होती है और तभी इसकी फेक मॉम आकर इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ग्रैंडपा की फीस के लिए खुद ही पैसे क्यों दे दिए, तुम्हें वो पैसे पहले मुझे देने चाहिए थे, मैं पे करती। तो जीजी कहती है कि मुझे पता है कि अगर मैं आपको पैसे दे देती तो आप ग्रैंडपा की फीस के लिए वो पैसे देती ही नहीं। फिर जीजी की फेक मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से जाकर झूठ बोलती है कि ग्रैंडपा को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, और वो हॉस्पिटल से सारे पैसे ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर हॉस्पिटल आई होती है और तभी जीजी की फेक मॉम इसके नेक पे ट्रायंगल शेप का बर्थ मार्क देख लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। तो लिनी से दूर करती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो ये सब बताने लगती है कि जब तुम छोटी सी थी तभी मैंने तुम्हें रिप्लेस कर दी थी और मेरी वजह से तुम एक रिच फैमिली में पली बड़ी हो। पर लिन तो ये बात नहीं मानती और इसे पागल बोल के यहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ जीजी अपने घर पहुंचती है और वो बहुत ही खुश होती है कि अब ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तभी जीएन इसे पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों। तो जीजी इसे कुछ नहीं बताती और जल्दी से ग्रैंडमा के पास जाती है और ग्रैंडमा इससे माफी मांगने लगती है पिछली वाली मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। और वो जीजी से पूछती है कि वैसे मैंने जो ब्रेसलेट तुम्हें दी थी आखिर वो कहाँ पर है। तो जीजी सोचती है कि वो तो उसकी फेक मॉम ने उससे ले लिए और अब उसे कैसे भी करके उनसे वापस लेना होगा। और फिर जीजी ग्रैंडमा से कहती है कि मैंने सोची कि वो ब्रेसलेट इतना महंगा है तो कहीं घूम ना जाए, इसलिए मैंने उसे अच्छे से रखी हूँ। और ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम्हें उस ब्रेसलेट को रोज पहनना है। फिर इसके बाद ये तीनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और ग्रैंडमा इन दोनों को समझा रही होती है कि तुम दोनों को जल्दी मुझे एक ग्रैंडसन देना चाहिए। तो जीएन अपनी ग्रैंडमा की बात मानते हुए जीजी को रूम में लेके जाता है, उसे किस करने लगता है। तभी जीजी इसे जल्दी से शावर के लिए भेज देती है और वो जल्दी से यहाँ से भाग रही होती है। और फिर वो जैसी कार में आके बैठती है तो देखती है कि जीएन यहाँ पर पहले से ही आ चुका है
और वो इसे फिर से किस करने लगता है तो जीजी जोर से चिल्लाती है। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जीजी को बचाने के लिए विंडो तोड़ने वाला होता है और फिर दोनों बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड जीएन से माफी मांगता है कि उसने उसे कोई गुंडा ही समझ लिया था। और यहाँ दूसरी तरफ लिन हॉस्पिटल में होती है और इसकी मॉम इसके लिए सूप लेकर पहुंचती है। लिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर तुम वापस से मेरे पास क्यों आ गई हो। तभी इतने में लिन इसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेती है और समझ जाती है कि ये जीजी की मॉम है और फिर वो अपनी मॉम से ब्रेसलेट मांग लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी अपनी मॉम से वो ब्रेसलेट मांगने जाती है तो उसकी मॉम से झूठ बताती है कि मैंने वो ब्रेसलेट बेच दी। जीजी गुस्सा करने के बाद यहाँ से चली जाती है और तभी अचानक से वो एक कार के सामने आ जाती है। फिर इसके बाद जब जीजी को होश आता है तो वो देखती है कि वो कहीं और ही है और फिर लिन के डैड जीजी को बताने लगते हैं कि तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें यहाँ पे ले आया और वो उसे सूप पिला रहे होते हैं और बताते हैं कि तुम मेरी वाइफ की तरह दिखती हो इसलिए तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर अपने डैड को कहने लगती है कि आखिर आपने इस लड़की को घर क्यों ले आए और उसके डैड तो उसे चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद लिन सीधा ग्रैंडमा के पास पहुंचती है और उन्हें ब्रेसलेट दिखाते हुए जीजी के बारे में सारी सच्चाई बता देती है और फिर लिन की मॉम भी यहाँ पर आकर बता देती है कि हाँ जीजी असल में मेरी बेटी है और वो तेंग्यू है ही नहीं। फिर जब जीजी यहाँ पर पहुंचती है तो ग्रैंडमा इस बारे में जीजी से पूछती है तो जीजी कुछ बता ही नहीं पाती और तभी सभी को पता लगता है कि जीएन का कार एक्सीडेंट हो गया और फिर सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जीएन को ब्लड की जरूरत होती है। तो लिन कहती है कि तेंग्यू और जीएन का ब्लड ग्रुप सेम है और अगर ये लड़की सच में तेंग्यू है तो ये प्रूफ करके दिखाए। और फिर जीजी की फ्रेंड जिया यहाँ पे टाइम पे पहुंच के उसकी जगह ब्लड डोनेट कर देती है और फिर इन लोगों को पता भी नहीं लगता और जीजी ग्रैंडमा से कहती है कि मैंने ब्लड डोनेट कर दी और फिर ग्रैंडमा जीजी पर ही बिलीव करती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ ली और फिर वो लिन और उसकी मॉम को चिल्लाकर यहाँ से भगा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीएन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आ जाता है और जीजी इसका ख्याल रख रही होती है और वो टॉवेल से इसे क्लीन करने में हेल्प भी करती है और तभी जीएन इसे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा यहाँ पर इन लोगों से मिलने आई होती है और ग्रैंडमा को पता लग जाता है कि जीएन और जीजी दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं तो वो इन दोनों को चिल्लाती है और कहती है कि अब से मैं भी यहीं पर ही रहूंगी और तुम दोनों को एक ही रूम में रहना होगा। फिर ये दोनों को ग्रैंडमा की बात माननी पड़ती है और फिर नेक्स्ट डे जीजी जब हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता लगता है कि अब उसके ग्रैंडपा नहीं रहे। फिर जीजी जाकर अपनी फेक मॉम को चिल्लाती है कि आखिर उन्होंने उनकी सर्जरी क्यों नहीं होने दी और वो सारे पैसे हॉस्पिटल से क्यों ले ली और जीजी उन्हें काफी सारी बातें सुना के ऐसे चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपनी मॉम को पैसे देने आई होती है जो उसने ग्रैंडमा के सामने झूठ बोली थी कि वो जीजी की मॉम है। फिर इसके बाद लिन यहाँ से जारी होती है और तभी इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में पता चलता है और ये बहुत ही शॉक हो जाती है कि वो जीजी की मॉम नहीं बल्कि इसी की असली मॉम है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि जीजी से पैसे मांगने गया होता है पर वो इसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देती है तो हान सीधे जीएन की कंपनी के सामने उससे मिलने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर इन लॉ मुझे अपनी सिस्टर के बारे में आपको कुछ बताना है और वो इसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाके उसे सारा सच बता देता है कि आपकी जिससे शादी हुई है वो कोई तेंग्यू नहीं है बल्कि वो मेरी सिस्टर जीजी है और अगर आप नहीं चाहते हो कि इस बारे में ओल्ड मैडम को पता लगे तो आप मुझे इस बदले में पैसे दो। तो जीएन से पैसे देने के लिए मान जाता है और हान बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि मेरी रियल सिस्टर ने मुझे कितना अच्छा आइडिया दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीएन और जीजी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और जीएन जीजी से पूछता है कि अगर तुम अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही हो तो मुझे बता सकती हो, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो जीजी डर जाती है कि कहीं से मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया और या फिर कहीं ये मेरे पर शक तो नहीं कर रहा है और वो सोचती है कि मैं इसे इतनी आसानी से सच पता लगने नहीं दे सकती हूँ। और फिर जीजी इसे जानबूझ के दिखाने के लिए पीनट सूप निकाल के पीने जा रही होती है। जीएन ये देखकर सोचता है कि ये मुझसे ऐसे टाइम पर भी झूठ बोल रही है और फिर वो इसे जल्दी से ये सूप पीने से रोक देता है और वो जीजी से बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो कब तक उससे सच छुपाती रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने ब्रदर हान से हॉस्पिटल में बात कर रही होती है जो कि उससे ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांग रहा होता है कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगी तो वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को बता देगा कि वो उनकी असली बेटी है ही नहीं। लिन यहाँ पर इसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और तभी जीएन की ग्रैंडमा इन लोग की सारी बातें सुन लेती है और इसलिए लिन जानबूझ के ग्रैंडमा को सीढ़ी से गिरा देती है ताकि वो किसी को भी इस बारे में ना बता पाए और वो उनके मोबाइल से जीजी को मैसेज करके बुला लेती है। और फिर जीजी जब यहाँ पर पहुंच जाती है तो उसके ऊपर इल्जाम लग जाता है कि उसी ने ग्रैंडमा को यहाँ पर गिराई है। वो जीएन को बताती भी है कि उसने ऐसा नहीं की पर वो इस पे बिलीव नहीं करता और वो इसे डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। तो जीजी सोचती है कि मुझे तेंग्यू के लिए कैसे भी करके इस शादी को बचाना ही होगा पर जीएन इसकी एक बात नहीं सुनता और इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जीजी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और काफी ड्रिंक कर लेती है। दूसरी तरफ जीएन भी काफी अपसेट होता है और वो भी बहुत ड्रिंक कर लेता है और लिन जीएन को ड्रंक देखकर उसे एक होटल रूम में ले आती है और तभी इतने में फिर से लिन को हान का कॉल आता है और वो उसे और पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा होता है।
फिर लिन यहाँ से उठ के चली जाती है और यहाँ पर जीजी इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो गलती से जियन के रूम में आ जाती है और दोनों ही इतने ड्रंक होते हैं कि एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जीजी यहाँ से उठकर जाने लगती है और तभी वो यहाँ होटल में लिन और हान को बातें करते हुए देख लेती है और इन लोग की बातें सुनकर जीजी को पता लग जाता है कि हान की असली सिस्टर लिन है और जीजी असल में उन लोग की फैमिली की है ही नहीं। फिर जीजी हॉस्पिटल में आने के बाद ग्रैंडमा की केयर कर रही होती है और तभी ग्रैंडमा के पास जीजी को एक बटन मिल जाता है और इसे देखने के बाद जीजी समझ जाती है कि ये लिन का ही है। और फिर जैसे ही लिन को पता लगता है कि ग्रैंडमा को होश आ गया है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है उन्हें मारने के लिए। और ये सब तो जीजी का प्लान होता है और वो जियन को ये दिखा देती है कि ग्रैंडमा को ढकेलने वाली कोई और नहीं बल्कि लिन थी और वो बस उसका नाम फंसा रही थी। फिर जियन बहुत ही गुस्सा होता है और अपने गार्ड से कहकर लिन को जेल भिजवा देता है और यहाँ पर जीजी भी जियन को छोड़कर जा रही होती है। तभी वो इसे जाने नहीं देता और इसे हक कर लेता है। तो जीजी इसे बताती है कि तुम्हारी शादी तेंग्यू के साथ हुई है और मैं तेंग्यू हुई नहीं। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और जियन उसे बता भी नहीं पाता कि एक्चुअली में तेंग्यू और उसके बीच में कुछ है ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में जीजी अपनी फेक मॉम से मिलने गई होती है जो कि अब काफी ज्यादा बीमार थी और वो यहाँ पर जीजी से सारी चीजों के लिए सॉरी कहती है और वो कहती है कि मैंने ये सारी चीजें हान के लिए की और वो तो यहाँ पर मुझे देखने भी नहीं आया। फिर जीजी यहाँ से जा रही होती है और तभी यहाँ पर अंकल ली जीजी से मिलने आए होते हैं और वो उसे ये बताते हैं कि वो असल में लिन के डैड नहीं बल्कि उसके डैड है और ये बात उन्हें पता चल गई है और वो उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाते हैं। फिर जीजी भी बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें जल्दी से हक करके डैड बोल रही होती है। फिर इसके बाद जीजी ग्रैंडमा से मिलने जाती है और तभी यहाँ पर जियन जीजी से कहने लगता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है कि आखिर तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी शादी तेंग्यू के साथ हुई है, मेरे साथ नहीं। तभी जियन इसे तेंग्यू की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो जीजी से कहती है कि जब तक तुम मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनोगी तब तक मैं कोई दूसरी दुनिया में जा चुकी होंगी। एक्चुअल में मैंने तुमसे सब झूठ बोली थी, मेरे और जियन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे पास जिंदगी का ज्यादा टाइम नहीं बचा था तो मैंने सोची क्यों ना मैं जाते हुए तुम दोनों को मिला के जाऊँ। देखो जियन तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम से लाइक करता है और वो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। फिर जीजी पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जियन से कहती है कि यानी ये सब्स्टिट्यूट मैरिज का प्लान तुम दोनों का मिलके था। फिर जीजी रोने लग जाती है कि उसने मुझे बोली थी कि वो सर्जरी करवा के वापस आने वाली है। तो जियन इसे कहता है कि उसने तुमसे सब झूठ बोली थी ताकि तुम्हें ज्यादा दुख ना हो। आखिर वो लास्ट स्टेज पर थी तो कैसे ठीक होती और उसने मुझे अच्छे से समझाई थी कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। फिर जीजी रोते हुए जियन को हक कर लेती है और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।